बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश। तो प्रकाश में बहुत कुछ पढ़ने के बाद ये बता दिए थे कि दर्पण दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। लेकिन इस क्लास के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी ऊपर वाला हेडिंग जो देख रहे हैं, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, ये जो ऊपर नंबर एक हेडिंग डाला गया है कि विशेषताएं, इसकी विशेषताएं देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की पहली विशेषता यह होती है कि जैसा वस्तु है ठीक उसी प्रकार का क्या बनता है, प्रतिबिंब। जैसे कि परिभाषा में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि समतल दर्पण वह दर्पण है जिससे में बना प्रतिबिंब एकदम वस्तु के आकार का है, जैसा वस्तु है वैसा प्रतिबिंब। ये पहला विशेषता हो गया, ठीक है। दूसरा विशेषता इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण से यदि वस्तु 5 सेमी दूर रखी गई हो, समतल दर्पण से वस्तु 5 सेमी दूर रखी गई हो, तो याद रखना कि उसका प्रतिबिंब भी उतना ही उसके अंदर पीछे बनेगा, यानी कि दर्पण में बनेगा, ठीक है। और तीसरा नियम यह है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या, दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ये रहा समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। ये तीनों नियम इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए जब प्रतिबिंब का बात आता है तो फिर एक बार रिपीट कर देते हैं प्रतिबिंब का परिभाषा। कि ऐसे तो प्रतिबिंब का दो परिभाषा होता है। एक साधारण परिभाषा तो कहिए कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने रख दें, दर्पण में जो उसकी छाया बनती है उसी को उसका क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन ये जो स्थितियां लिखी गई है, इस स्थितियों को दर्शाने के लिए इसका स्टैंडर्ड परिभाषा होता है कि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद लौटते समय जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। याद रखिएगा दो बात है, मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी बात के आधार पर प्रतिबिंब को दो प्रकार में बांट दिया गया है, वास्तविक और क्या, आभासी। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है उल्टा होता है, और जो आभासी होता है कन्फर्म, जानिए कि क्या होता है, सीधा होता है। तो उसी तरह से अवतल दर्पण में ये वस्तु की स्थिति है और वे क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। तो एक बार चित्र को फिर से तुम लोग को कन्फर्म कर रहे हैं। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका ये बाहरी भाग कलई किया हुआ पेंटिंग और अंदर का परावर्तक। एक बार पढ़ते होंगे किताब में, सुनते होंगे, लिखे भी हैं, दर्पण के पीछे और दर्पण के आगे। कोई कह देगा कैसे जाने कौन पीछे कौन आगे है। तो पीछे का परिभाषा यह होगा, जब आगे का परिभाषा दे देंगे तो पीछे का निकल जाएगा। आगे का परिभाषा होता है कि दर्पण के जिस भाग से प्रकाश टकराता है वह उसका अगला सतह होता है। तो अवतल दर्पण में तुम लोग को परिभाषा बताए थे कि वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे भाग से होता हो। किस भाग से, दबे भाग से होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, तो दर्पण में आप लोग को बताए थे कि दर्पण का मुख्य पॉइंट जो होता है वो ध्रुव होता है। याद रखिएगा, जैसे कि गणित में पढ़ते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं कि मूल बिंदु होता है, वैसे ही ध्रुव होता है। थियरी इसका क्लियर होगा तभी सवाल बनेगा, क्योंकि कोई भी दूरी जब भी मापनी होगी तो हम ध्रुव से मापेंगे। यदि सीधा जाएंगे तो प्लस में लेंगे और उल्टा जाएंगे तो माइनस में। और ऐसे भी हम जानते हैं कि संख्या रेखा का यूज करते हैं तो इस साइड का क्या करते हैं, प्लस, और इस साइड का माइनस,
और ऊपर का प्लस और इस साइड का माइनस, क्योंकि ये यदि बना देते हैं गणित में तो ये x प्लस होता है और ये x माइनस होता है, ये y प्लस होता है और ये y क्या होता है माइनस। तो इधर की दूरी यदि आपतित किरण, ये आपतित किरण है, देखिए ये आपतित किरण है, तो यदि आपतित किरण की दिशा में, याद रखिएगा नियम में लिखवा दिए हैं, भेज भी दिए हैं आप लोग को, कि आपतित किरण की दिशा में कोई दूरी यदि मापेंगे तो पॉजिटिव होगा और इसके विपरीत नापेंगे तो क्या होगा निगेटिव होगा। और यही आपका मुख्य अक्ष है, यह मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक होगी और नीचे की दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक ना। तो वही दिया गया है कि अवतल दर्पण, तो याद रखिएगा कि लेंस और दर्पण दोनों में अंतर है। तो अभी आप लोग दर्पण पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती है। कितनी स्थिति होती है 6। अब 6 में जो होता है प्रतिबिंब की स्थिति अलग अलग होता है। जैसे जैसे हम लोग इसके पास जाते हैं, पहले तो पहला स्थिति क्या लिखा हुआ है अनंत पर, कहाँ अनंत पर। अनंत का मतलब कि बहुत दूर। तो यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी रहती है तो याद रखिएगा कि आने वाली किरणें हमेशा पैरेलल आती है। क्या आती है पैरेलल आती है, समांतर आती है। तो आने वाली किरणें समांतर आती है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम दर्पण के पास पहुंचते जाते हैं। यानी छठा स्थिति देखिए जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो, क्योंकि आप लोग को वक्रता केंद्र और फोकस दूरी बता चुके हैं कि F बराबर क्या होता है R/2, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यानी यहाँ पर यदि F ले लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं C, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। जिस वक्रता केंद्र का परिभाषा होता है कि गोलीय दर्पण जिसका भाग, जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसको हम कहते हैं क्या वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये क्या रह गया F रह गया। अब ये जानते हैं कि प्रतिबिंब का ये जो बनाया गया है, कोई भी चित्र इसमें देखेंगे तो 2 ही किरणें खींचा गया है, एक किरण से काम नहीं चलेगा। कई किरण ले सकते हैं परंतु 2 किरण लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब को डिफाइन करने के लिए कि प्रतिबिंब का परिभाषा यही होगा कि 2 किरणें चलनी चाहिए और टकरा कर और लौटेंगी, दर्पण से टकरा कर लौटेंगी तो जिस बिंदु पर काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी। अवतल दर्पण में हमेशा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में 5 स्थिति को छोड़कर, माने 5 स्थिति में छोड़कर मतलब 5 स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा बनेगा, कंफर्म है। एक ही स्थिति इसमें आती है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो, यहाँ वस्तु आ जाए ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तो उस समय आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। और याद रखिएगा बात हो आंखिक बनाते समय, यदि आभासी सीधा बन रहा है, अवतल दर्पण है तो कंफर्म है कि इधर नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे का मतलब कि दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश टकराता नहीं हो, उस भाग को हम दर्पण का पीछे वाला भाग कहते हैं। तो ये रह गया अवतल दर्पण की 6 स्थिति कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो सब कुछ 2 खाना बना कर लिख दिया गया है, और अनंत के बाद जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में, ऐसे ही वस्तु धीरे धीरे बढ़ेगी, वक्रता केंद्र पर जाएगी, वक्रता केंद्र के बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जाएगी, फिर फोकस पर जाएगी और फिर फोकस और ध्रुव, ध्रुव ना कह के उसको कह सकते हैं कि दर्पण के बीच में हो, ठीक ना। तो यह रह गया अवतल दर्पण के 6 स्थिति। और उत्तल दर्पण में याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे कहीं भी हो, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक ना। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं तो जैसे कि एक तो हमको सवाल बनाने के लिए ये फार्मूला मिलता है कि F बराबर R/2। F बराबर R/2 से अब R बराबर कभी निकालने की जरूरत पड़ जाता है, R बराबर क्या होता है 2F। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दर्पण सूत्र इस पाठ का सवाल बनाने के लिए। और ये मत समझिएगा ये पाठ जो होगा 1 साल के लिए विलुप्त होगा,
यानी कि 10th से पढ़ने के बाद 11th में जाएंगे तो ये पाठ तब तक विलुप्त होगा जब तक कि इसका नाम आप लोग भूल न जाए। फिर इसके बाद आप लोग को ये मिलेगा 12th में, पूरा जो पढ़ेंगे वही। तो दर्पण सूत्र, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र ध्यान से देखिएगा, ठीक। समतल दर्पण का नाम वही विलुप्त हो जाता है, पहले भी बताए थे। गोलीय दर्पण लेकर हम लोग चलते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। अब द्वि दर्पण हो, पहले हमारा सूत्र एक ही होगा सबके लिए। क्या सूत्र होता है? तो सूत्र होता है कि 1/में F बराबर 1/में V प्लस 1/में U, ठीक ना। इसी सूत्र को बारे में बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा, समझ जाएंगे सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और इसके पहले, इस सूत्र के बताने के पहले एक चीज और बता दे रहे हैं, चिन्ह परिपाटी नियम याद रखिएगा। चिन्ह परिपाटी नियम का मतलब कि यही चित्र और इस चित्र में ये हमको पता रहे कि दूरी बाएं है कि दाएं है कि ऊपर है कि नीचे है। तो अब ये फार्मूला की बात आता है, 1/में F बराबर 1/में V प्लस 1/में U। F को कहते हैं फोकस दूरी, F को कहते हैं फोकस दूरी, और V को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। यही आप लोग कुछ सवाल में निकालना भी है, प्रतिबिंब दूरी। और बच गया U, तो U को कहते हैं वस्तु दूरी, U को कहते हैं वस्तु दूरी, ठीक। फोकस दूरी का मतलब कि फोकस दूरी देगा, कितनी उसकी फोकस दूरी है, वस्तु दूरी, और भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। याद रखिए एक बात और, कि कभी पूछता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी सवाल में, तो प्रकृति के लिए हम कुछ ध्यान नहीं देते हैं, अपना हल करते जाते हैं। भी का मान यदि ऋण में आ जाए, भी का मान ऋण में आ जाए तो कंफर्म हो जाता है कि ये दर्पण है तो ऋण इधर ये होगा। और जो प्रतिबिंब इधर बनेगा अवतल दर्पण में, ये भी कंफर्म है कि वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और यदि भी का मान प्लस में है तो उसके लिए याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में प्लस तभी होगा जबकि वो प्रतिबिंब आभासी और क्या हो, सीधा हो। तो इस सूत्र को मान लो कहीं कहीं सिद्ध भी करना है, कहीं कहीं नहीं भी सिद्ध करना है, तो मान लो कि हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो सिद्ध करने में क्या है कि ये सूत्र है कि 1/में F बराबर 1/में V प्लस 1/में U। F को फोकस दूरी, V को प्रतिबिंब दूरी, U को वस्तु दूरी। इसके लिए क्या करते हैं कि एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये रहा P, और यहां पर ले लेते हैं F, और इसके आगे बढ़ के ले लेते हैं C। तीनों चीज हमें दिखाई देना चाहिए। फोकस दूरी तो मान लो क्या, तो ये क्या, दो चीज छूट रहा है, एक हमको U चाहिए। तो मान लेते हैं कि यह वस्तु है जो कि मुख्य अक्ष पर रखी हुई है, इसका नाम डाल देते हैं OO डैश, ठीक है। OO डैश के बाद क्या होता है कि वस्तु के सिरे से दो किरण लेंगे ताकि प्रतिबिंब हमारा परिभाषित हो जाए। दो किरण लेते हैं, एक किरण ऐसा लेते हैं कि जो मुख्य अक्ष के कहां जाए, समांतर जाए, ठीक ना। और इसका जिससे टकराता है उसका नाम डाल देते हैं A। ये जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण है, दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसका नाम क्या डाल दिया, A। अब यदि आप लोग प्रतिबिंब खींचने के नियम पढ़े होंगे कि कंफर्म है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर गई है तो टकराते समय कहीं से नहीं लौटेगी, फोकस से आएगी। ये फोकस से निश्चित है कि फोकस से। दूसरी किरण हमें और लेना है, तो एक किरण ऐसा लेते हैं कि जो वक्रता केंद्र से जाए,
वक्रता केंद्र का परिभाषा भी छोटा में हम बता दिए थे, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जाएगी, इसका परिभाषा होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग से लौट जाती है, उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। यहीं पे ये काट दिया, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे काट दिया, तो यहां से मुख्य अक्ष से इस पे लंब डाल देते हैं। नाम इसका हो जाता है आई और आई डैश। ठीक, अब इसके बाद क्या कर लेते हैं कि एक यहां से लंब डाल देते हैं, एन। ठीक, अब इसके बाद बहुत दिन नहीं पढ़ना था, लेकिन 1-2 साल में आ गया है समरूप त्रिभुज पढ़ने के लिए, 2 साल से। तो समरूप त्रिभुज जब हम लोग पढ़ेंगे और बढ़िया समझ में आ जाएगा। तत्काल प्रेजेंट टाइम में जब तक हम लोग अपरिचित हैं, तब तक समरूप त्रिभुज को हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये मान लो 2 त्रिभुज हैं, सर्वांगसम से परिचित हो तो इसको भी समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 9th हम लोग सर्वांगसम पढ़े थे, पी क्यू आर। ठीक है ना। इस चित्र के माध्यम से समझने के लिए बस थोड़ा सा इसको बताएंगे, बाकी डिटेल जब हम लोग पढ़ेंगे गणित में तब। समरूप त्रिभुज, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि एंगल उनके क्या हो, बराबर हो जाए, अनुपातिक बराबर हो गई। तो यदि त्रिभुज को कहा जाए कि नहीं त्रिभुज ये समरूप है, तो बस इतना बात याद रखिएगा कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार बराबर कर्ण बटा कर्ण, यानी कि ये समकोणिक बनाए हैं, ये त्रिभुज समकोणिक है। तो त्रिभुज यदि समकोणिक है तो लंब बटा लंब यानी पी क्यू बटा में ए बी बराबर पी आर बटा में ए सी बराबर आर क्यू बटा में सी बी। ये तीनों भुजाएं अनुपातिक होंगी। थेल्स के प्रमेय भी हम लोग पढ़ेंगे, वहीं से समरूप त्रिभुज में पहला प्रमेय यही है, थेल्स का प्रमेय। तो छोड़िए, अब जब गणित में जाएंगे तब हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग जो अपना सिद्ध कर रहे हैं वो सिद्ध कर लें। तो बस यही याद रखिएगा कि त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। अब इसके बाद अब चलते हैं चित्र में। तो चित्र में चलते हैं, यहाँ बी डाल देते हैं, ठीक ना। लिखने वाला पोर्शन लिख लेंगे कि माना M1 M2 अवतल दर्पण, M1 M2 को बोल लीजिए, M1 M2 अवतल दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष पर O डैश वस्तु रखी हुई है, O डैश वस्तु रखी हुई है। वस्तु के सिरे O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण के बिंदु A पर टकराकर फोकस से परावर्तित होती है। दूसरी आपतित किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, उसी मार्ग से वापस लौट जा रही है। और ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती है, और मुख्य अक्ष से आई डैश पर लंब डाला तो आई डैश वस्तु O डैश का क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक, अब इसको एक काम और करना होगा कि पहले ही हम लोग दूरी डिसाइड कर लें, कौन दूरी रहेगी। तो प्लस माइनस कुछ किसी में भी दूरी लें, लेकिन हमेशा जो भी दूरी का नाम बोलेंगे पी नाम उसमें आना चाहिए। तो मान लो कि पहला दूरी हम लेते हैं पीओ, पीओ वस्तु दूरी इसको कहेंगे, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी है तो निश्चित है कि यू से डिनोट करिएगा, और इसके पहले लगा दीजिएगा माइनस, क्योंकि ये अवतल हो या उत्तल हो, कंफर्म है कि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इसके बाद प्रतिबिंब दूरी को P और I का मतलब समझिए इमेज माने प्रतिबिंब, तो ये भी इसको माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण में सारी दूरियां इधर दाईं ओर यानी कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जाती है। इसलिए यह भी याद रख लीजिए कि सभी दूरियां अवतल दर्पण में
ऋणात्मक होती है बशर्ते छठवीं स्थिति लागू नहीं होना चाहिए। यदि लागू होगा तो आगे में प्रश्न पढ़ने से समझ में आता है। और एक ले लेते हैं पी एफ, तो पी एफ बराबर भी ले लेते हैं माइनस एफ, दूरी को हमेशा स्मॉल लेटर। तो हो गया। एक और कहीं जरूरत आ जाएगी उसको भी दर्शा लें, इसका नाम है पीसी। पीसी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको कर लेते हैं माइनस आर। अब कोई दूरी नहीं छूट रही है, नहीं छूट रही है तो बस यही याद रखें 4 त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहा है, नाम भी डाल दे रहे हैं 1 2 और 1 2 और इसको कर दे रहे हैं 3 और इसको कर दे रहे हैं 4। ये 4 त्रिभुज है। बारी बारी से हम लोग 2-2 त्रिभुज लेते हैं। पहले लेते हैं त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी में। अब समझ लीजिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दिखा दे रहे हैं 90, यहां भी 90 और शीर्षाभिमुख कोण बराबर। त्रिभुज समरूप हो गए। जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तब आराम से भुजाएं अनुपातिक होंगी। 3 भुजाएं होती है, हमको जिससे मतलब रहेगा वही लेंगे। हमको लंब से मतलब है, आधार से मतलब है। तो लंब यानी कि ओ डैश बटा में आई डैश, ओ डैश बटा में आई डैश और बराबर हो जाएगा ओसी बटा में आईसी, ओसी बटा में आईसी। समीकरण नंबर 1, ओ डैश बटा में आई डैश बराबर ओसी बटा में आईसी या सी आई, कुछ भी लिखिए, यहाँ पर दिक्कत नहीं है, बाद में देखा जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज 3 और 4 के बारे में। तो त्रिभुज 3, तो 3 का नाम लिख दे रहे हैं ANF। ध्यान समझिएगा, ANF तथा त्रिभुज आई डैश एफ में, आई डैश एफ में। अब इस त्रिभुज में आएंगे तो फिर वही बात कि खड़ा भाग बटा खड़ा भाग, ए लंब बटा लंब, यानी कि AN बटा में आई डैश, AN बटा में आई डैश अब बराबर NF बटा में FI, देख लीजिए, AN बटा में आई डैश, NF बटा में FI। समीकरण नंबर डाल देते हैं 2। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि AN और O डैश में कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। तो यहां पर लिख देंगे कि परंतु AN बराबर क्या हो गया? O डैश। ठीक। तो जब AN O डैश के बराबर हो गया तो AN को हटा के लिख सकते हैं कि O डैश बटा में आई डैश बराबर NF बटा में FI। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। ठीक ना। अब इसके बाद क्या होगा कि समीकरण 1 और 3 से हमको ये मिल गया कि समीकरण 1 और 3 से हम यह लिख सकते हैं समीकरण 1 और 3 से यह लिख सकते हैं कि OC बटा में IC इज इक्वल टू NF बटा, देख लीजिएगा अपना समीकरण मिला लीजिएगा, FI। ठीक ना।
अब एक बात यह देख लो बच्चा कि सब दूरी का नाम कुछ न कुछ हो जाएगा, NF डिस्टर्ब कर रहा है। इस डिस्टर्ब की चर्चा हुई थी, यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो F बराबर R/2 में NF को कुछ नहीं लिख सकते हैं। कोई कहेगा क्यों, तो हम कहेंगे दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से मापते हैं, ठीक ना। अब एक लाइन हिंदी लिखनी होगी जो कि लिखेंगे नहीं, बता दे रहे हैं। क्या लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक, द्वारक का मतलब कि M1 M2 दर्पण का क्या है, द्वारक है। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, कल्पना किया जाए कि बहुत छोटा हो, तो बिंदु A जो होगा, बिंदु A जो होगा बिंदु बिंदु P के बहुत करीब होगा, बहुत निकट होगा। बहुत निकट का मतलब कि जिस दूरी की गणना नहीं की जा सकती, लगभग में अप्रॉक्स में लिखा जाता है। तो जब बिंदु A बिंदु P के बहुत करीब होगा, उस समय NF की दूरी जो होगी PF के बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जब बिंदु A बिंदु P के बहुत समीप हो, बहुत समीप हो, बहुत समीप हो, तब इस पाठ का ये लॉन्ग फार्मूला है, 12th में भी आप लोगों को काम करेगा, ध्यान समझ लीजिएगा। तब क्या कि NF की जो दूरी होगी वो PF के बराबर। अब हमारा साल का काम हो गया। अब क्या हो गया कि OC बटा में IC बराबर PF बटा में FI। अब हम लोग करीब पहुंच गए हैं। अब देखिए, अब सबका मान निकालना है। कैसे कैसे मान निकालते हैं देखिए। अब मान निकालने के बाद स्वयं आप लोग करिएगा, अब आगे हम नहीं करेंगे। OC यहां देख रहे हैं O है, यहां क्या है C। पहले ही बोले कि कोई भी दूरी कहां से लेते हैं, ध्रुव से। P, 3 ही पॉइंट याद रखो। जैसे मान लो इस समझाने के लिए P और यहां डाल दे रहे हैं C और यहां डाल दे रहे हैं O। हमसे कोई कह रहा है कि OC बताइए, तो OC बताइए, तो हम उससे कहेंगे कि OC को तुम लिख लो क्या, PU माइनस PC। कोई इसको दिक्कत भी नहीं होगा क्योंकि पूरी दूरी में से ये दूरी घटा दिया। जब IC की बात आएगी, IC, तो IC आएगी तो अब क्या करिएगा कि देख रहे हैं कि I जो है P और C के बीच में है, तो यहां पर डाल देते हैं हम लोग समझाने के लिए क्या, I। अब पढ़ेंगे इसको IC। तो IC जब लिखना होगा तो IC को लिखेंगे PC माइनस PI। क्या लिखेंगे, PC माइनस PI बराबर PF रहने दो, क्योंकि PF यदि P पहले लगा है समझ जाए कि तुम्हारा काम बना हुआ है। तो कोई भी दूरी P से लेते हैं। एक दिमाग और लगाना है FI का, F इधर, तो यानी कि यहीं पर डाल दे रहे हैं F और यहां डाल दे रहे हैं क्या, I। FI निकालना है, तो FI निकालने के लिए PI में से PF को घटा देंगे, तो यानी कि PI माइनस PF, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम पहले ही मान निकाल चुके हैं। ये इधर PO बराबर माइनस U, PI बराबर माइनस B, PF बराबर माइनस F और PC बराबर माइनस R। चिन्ह सहित इस मान को प्रयोग कर दे रहे हैं। तो PO के बदले में लिखेंगे माइनस U माइनस माइनस R, PC तो माइनस R माइनस माइनस V, PF तो PF का मतलब कि माइनस F, PI का मतलब कि माइनस V माइनस माइनस F। ठीक, एक चीज से तुम लोग को डिस्टर्ब होगा, R से। R नहीं चाहिए,
तो नहीं चाहिए, तो r का हटाने का विकल्प पहले ही पढ़ चुके हैं कि r बराबर 2f, r बराबर 2f, तो यानी कि माइनस u अब प्लस 2f अब बटा में माइनस 2f प्लस v बराबर माइनस f माइनस v प्लस f। यहां पर इंडिकेट कर दे रहे हैं r बराबर 2f, ठीक ना। अब देखिए अब क्या होगा कि अब यहां सॉल्व हो गया है, यहां से अब तिर्यक गुणा करा देंगे, ठीक ना। तो लोग करा ही दे रहे हैं। अब चित्र की जरूरत खत्म हो गया, चित्र का जरूरत बस इतना ही था कि चिन्ह को समझाने में चित्र की जरूरत था। तो अब क्या करेंगे कि तिर्यक गुणा कराएंगे। तिर्यक गुणा करना तो जानते ही हो, फिर भी कराइए गुणा। कराएंगे तो माइनस यू भी, देखिएगा माइनस यू भी माइनस यूएफ माइनस यूएफ, अब फिर 2f से कराइए तो हो जाएगा 2f भी और प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर बराबर अब इसका कराइए तो इसका हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एफ भी, ठीक ना। अब 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, माइनस यू भी माइनस यूएफ बराबर क्या बचा कि माइनस एफ भी प्लस 2f भी, ठीक ना। यानी ये हो गया ये तुम्हारा माइनस यू भी माइनस यूएफ अब बराबर 2f भी में से एफ भी घट जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ भी। इसके बाद तो ये तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस की डिस्टर्ब हो रहा है, माइनस प्लस, यहाँ पे गलती हुआ है, यह माइनस रहेगा, माइनस प्लस, क्योंकि माइनस यू और माइनस बी से गुणा होगा तो यू भी होगा, ठीक ना। चलिए पकड़ में आ गया, यह माइनस हटा दिया जाए, हट गया तो हो गया यू भी बराबर एफ भी प्लस यूएफ, यहाँ से दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे दिया जाए तो यू भी बटा में यू भी एफ भी बटा में यू भी एफ और यूएफ बटा में यू भी एफ भी और यू भी, ठीक ना। तो यहां से अब क्या हुआ, यह आ गया कि 1 में एफ बराबर 1 में यू प्लस 1 में भी। यही रहा दर्पण सूत्र, चाहे उत्तल हो या अवतल, या पहले सूत्र तुम लोग लिखना, लिखने के बाद अब दूरी तो भाई पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि देखे होंगे किताब में कि वस्तु दूरी कितनी होगी, तो वस्तु दूरी को लिखता है प्लस में, लेकिन तुम बनाओगे ये सोचोगे प्लस में आ जाए, तो नहीं, वस्तु दूरी हमेशा किस में आएगी, माइनस में, तुम प्लस में लिख सकते हो। या किसी सवाल में कह रहा है कि कोई वस्तु दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखी है, तो तुरंत अपने कॉपी बनाते समय लिखोगे u बराबर -5 सेमी। अब किसी को समझाना होगा तो यही समझाइएगा
कि अवतल दर्पण है तो सभी दूरियां किसमें ली जाती है, ऋण में, और उत्तल है, उत्तल में वस्तु दूरी तो कंफर्म है कि जब भी रहेगी तो क्या रहेगी, माइनस में। एक बात और है, फोकस दूरी की क्लियर है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी है तो हमेशा ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का धनात्मक। बस हमको डिस्टर्ब करता है कौन, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को पकड़ना होगा कि दर्पण के आगे की दर्पण के पीछे, और हमेशा ये अपने गणित का सूत्र को याद रखिएगा कि इधर की दूरी प्लस, इधर की माइनस, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस करते हुए इसको पढ़िएगा। दो हेडिंग और इसको समझना है, एक चीज समझेंगे आवर्धन क्षमता और दूसरा समझेंगे सलिग्मी फोकस। इसके बाद इसका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। लेंस जब आएगा, याद रखिएगा, जब लेंस आएगा तो परिभाषा बदलेगा, साथ साथ ये दूरी जो प्लस है वो क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, पढ़िएगा। थैंक यू।